अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू यार्न मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में इन वीडियोस में हम ब्लो रूम, कार्डिंग सेक्शन और ड्रा फ्रेम के टॉपिक्स कवर करेंगे। इससे पहले इस कोर्स की जो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं उनमें कॉम्बिंग सेक्शन, रोविंग फ्रेम, रिंग फ्रेम और ऑटोकोन और दूसरे जो स्पिनिंग सिस्टम्स हैं उनके मतलब वीडियोस अपलोडेड हैं। क्योंकि पिछले साल जब कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद हुई तो तब तक हम क्लासरूम के अंदर ड्रा फ्रेम तक का सिलेबस कवर कर चुके थे। तो जो बाकी का सिलेबस है वो पिछले साल वीडियोस में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया गया था। तो आज की वीडियो में ये ब्लो रूम सेक्शन के मतलब पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम ब्लो रूम का इंट्रोडक्शन लेंगे और ब्लो रूम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये फ़्लो चार्ट रिंग स्पिनिंग का पूरा प्रोसेस शो करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि रिंग स्पिनिंग के अंदर सबसे पहला डिपार्टमेंट ब्लो रूम डिपार्टमेंट है। उसके बाद कार्डिंग का सेक्शन आता है। उसके बाद ड्राइंग फ्रेम पे पैसेजेस आते हैं जो कि नॉर्मली 2 पैसेजेस होते हैं। उसके बाद सिंपलेक्स या रोविंग फ्रेम आता है, फिर रिंग फ्रेम आता है और उसके बाद सबसे आखिर में ऑटोकोन का सेक्शन आता है। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर हर डिपार्टमेंट का इनपुट मटेरियल और आउटपुट मटेरियल शो किया गया है। ब्लो रूम का इनपुट मटेरियल रॉ कॉटन है जो कि कंप्रेस्ड बेल्स की फॉर्म में स्पिनिंग मिल के अंदर आती है। ब्लो रूम इसको लैप में कन्वर्ट कर देता है या फिर ओपन फाइबर जो टफ्ट्स होते हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ब्लो रूम की जो आउटपुट है वो कार्डिंग सेक्शन को जाती है। कार्डिंग सेक्शन लैप या ओपन टफ्ट्स की फीड लेके उनको सलाइवर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवर को उसकी इवननेस को इम्प्रूव करने के लिए ड्राइंग पैसेजेस दिए जाते हैं जो कि नॉर्मली 2 पैसेज होते हैं। पहले पैसेज को ब्रेकर ड्रा फ्रेम कहा जाता है, दूसरे को फिनिशर ड्रा फ्रेम कहा जाता है। दोनों केसेस में इनकी जो इनपुट है वो सलाइवर है और जो आउटपुट है वो भी सलाइवर है। फिर उसके बाद सिंपलेक्स या रोविंग फ्रेम का डिपार्टमेंट आता है। इसमें ड्रा फ्रेम की जो आउटपुट है वो इनपुट की जाती है और उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो रोविंग की फॉर्म में हमें मिलती है। इस रोविंग को हम रिंग फ्रेम को इसकी फीड देते हैं और रिंग फ्रेम से हमें यान की बॉबिन्स मिलती हैं। यान की बॉबिन्स को ऑटोकोन के ऊपर ले जाकर हम उसका एक बड़ा पैकेज बना लेते हैं और इस तरीके से ये पूरे का पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट हमें कार्डर्ड रिंग स्पन यान का पूरा प्रोसेस डिपिक्ट करता है। अब रिंग स्पन जो यान होता है उसका पूरा जो प्रोसेस फ्लो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पिनिंग मिल के अंदर जिनिंग फैक्ट्री से कंप्रेस्ड बेल्स आती हैं। कॉटन को पिक करके खेतों से पिक करके जो फार्मर है वो जिनिंग फैक्ट्री को भेजता है। जिनिंग फैक्ट्री में सीड को लिंड से अलहदा करके कंप्रेस्ड बेल्स की फॉर्म में स्पिनिंग मिल के अंदर भेजा जाता है। स्पिनिंग मिल में सबसे जो पहला डिपार्टमेंट है ब्लो रूम, वो इस तरह की उसकी आउटपुट या तो ये लैब की फॉर्म में होती है या फिर जो मॉडर्न ब्लो रूम्स हैं उनमें ओपन फाइबर टफ्ट्स की सूरत में ब्लो रूम की आउटपुट होती है। उसके बाद ब्लो रूम की जो आउटपुट है वो कार्डिंग डिपार्टमेंट को जाती है और कार्डिंग डिपार्टमेंट उस ब्लो रूम की इनपुट को लेके उसको सलाइवर में कन्वर्ट कर देता है। ये सलाइवर आगे ड्रा फ्रेम के ऊपर जाता है और ड्रा फ्रेम के ऊपर जाके इसकी डबलिंग और फिर ड्राफ्टिंग के ज़रिए से इसकी इवननेस इंप्रूव होती है और फिर इसी सलाइवर को हम रोविंग फ्रेम को फीड करते हैं और रोविंग फ्रेम हमें इस तरह का रोविंग का पैकेज देता है। और ये रोविंग का पैकेज आगे रिंग फ्रेम के ऊपर जाके ये छोटी छोटी जो बॉबिन्स होती हैं यान की उसमें कन्वर्ट हो जाता है और इन बॉबिन्स को हम ऑटोकोन पे ले जाके बड़ा पैकेज इनसे बना लेते हैं। ब्लो रूम के हवाले से जो 2 मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं मशीनों के, उनमें एक रीटर है, दूसरा ट्रूशलर है। रीटर की ब्लो रूम लाइन ये दिखाई गई है यहाँ पे। ये मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लो रूम एक सिंगल मशीन का नाम नहीं है बल्कि ब्लो रूम के अंदर एक सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ मशीन्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल या फाइबर को प्रोसेस करती हैं। तो यहाँ पे रीटर जो कि वन ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में से है जो टेक्सटाइल की मशीनरी या रिंग स्पिनिंग की मशीन्स बनाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्लो रूम लाइन है वो
मल्टीपल ऑफ मशीन्स के ऊपर मुश्तमल है। इसी तरीके से दूसरी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ट्रूशलर की कंपनी है। वो भी हम देख सकते हैं कि एक सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ मशीन्स है जो ब्लो रूम के अंदर होती है। तो सबसे पहले इसमें बेल ओपनिंग के लिए मशीन होती है जो कि यहाँ पे ज़्यादा वाज़े नज़र आ रही है, बेल ओपनिंग की मशीन है। उसके बाद प्री क्लीनर है जो इस मटेरियल को की कोर्स क्लीनिंग करता है, इब्तदाई क्लीनिंग करता है। उसके बाद ये मटेरियल फ़ाइबर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए आगे एक मिक्सर लगा हुआ है। मिक्सिंग के बाद एक फ़ाइन क्लीनर आता है, फ़ाइन क्लीनिंग का जोन आता है जहाँ से फ़ाइबर को बहुत हद तक ओपन करके आगे कार्ड को फीड कर दिया जाता है। तो ब्लो रूम जो है वो चूँकि एक सीक्वेंस ऑफ मशीन्स होती हैं, किसी एक मशीन का नाम नहीं है जिसमें सबसे पहले फ़ाइबर या बेल को ओपन करने की मशीन आती है जिसको ऑटोमेटिक बेल ओपनर कहते हैं। वो आगे फ़ाइबर एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट मशीन को देता है। वो इन इब्तदाई ओपनिंग के बाद नेक्स्ट आगे जो मशीन जो ब्लेंडिंग की हो सकती है, मिक्सिंग की हो सकती है, उसको देता है। फिर उसके बाद फ़ाइन क्लीनिंग की मशीन आती है। तो इस पूरी लाइन में जो ब्लो रूम का मेन ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग और क्लीनिंग, वो इसमें परफॉर्म होता है। लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ मशीन्स रखने का मकसद ये है कि चूँकि हमारे पास ब्लो रूम के की जो इनपुट है वो कंप्रेस्ड बेल्स की फॉर्म में आती है। तो इन कंप्रेस्ड बेल्स में चूँकि फ़ाइबर्स इंतहाई कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं तो उनको बेल से एक्सट्रैक्ट करते ही हाई डिग्री ऑफ ओपनिंग उनको देना मुमकिन नहीं होता। अगर उनको इस तरीके की कंप्रेस्ड बेल से एक्सट्रैक्ट करने के बाद फौरी तौर पे हाई डिग्री ऑफ ओपनिंग उनकी करेंगे तो इससे फाइबर डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि हाई लेवल की ओपनिंग करने के लिए उनको सवियर ओपनिंग एक्शन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो सवियर ओपनिंग एक्शन है ये फ़ाइबर को इब्तदा ही में डैमेज कर सकता है। तो ब्लो रूम लाइन में ग्रेजुअल ओपनिंग और ग्रेजुअल क्लीनिंग होती है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्लो रूम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्लो रूम लाइन, कि ब्लो रूम के स्टार्ट से लेके ब्लो रूम के एंड तक ग्रेजुअल ओपनिंग और ग्रेजुअल क्लीनिंग होती है। और इस ग्रेजुअल ओपनिंग और ग्रेजुअल क्लीनिंग को हासिल करने के लिए ब्लो रूम के शुरू में फ़ाइबर की जो ट्रीटमेंट है मशीनों के अंदर वो थोड़ी जेंटल रखी जाती है। और जैसे जैसे जो मटेरियल है वो ब्लो रूम में एक मशीन से आगे दूसरी मशीन तक फ़्लो करता है तो ये जो ट्रीटमेंट है इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। और जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट सीवियर होती है वैसे वैसे डिग्री ऑफ ओपनिंग मटेरियल की वो बढ़ती जाती है और वैसे वैसे फाइबर्स की या रॉ मटेरियल की ओपनिंग भी होती है और क्लीनिंग भी होती है। तो ब्लो रूम के अंदर फर्स्ट मशीन से लेके आखिरी मशीन तक जाते जाते जो मटेरियल है वो ना सिर्फ ये कि ओपन होता है बल्कि क्लीन भी होता है। तो ब्लो रूम के शुरू में टफ्ट साइज़ यानी कि फ़ाइबर्स के जो गुच्छे होते हैं उनका साइज़ शुरू में ज़्यादा होता है, इस तरफ को ब्लो रूम के एंड की तरफ वो डिक्रीज़ होता जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ ओपनिंग यानी कि फ़ाइबर को ओपन करने के लिए मशीनों के अंदर जो एक्शन होता है, मैकेनिकल एक्शन होता है, उसकी शिद्दत या उसकी सीवियरिटी वो ब्लो रूम की शुरू में कम होती है और ब्लो रूम के एंड की तरफ जाते जाते उसमें उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तो ब्लो रूम की जो इनपुट है वो चूँकि कंप्रेस्ड बेल है और आउटपुट जो है वो फाइबर्स होते हैं जो कि हाईली ओपनड फॉर्म में होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल हद तक की जो ओपनिंग जो हम ब्लो रूम के अंदर ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश करते हैं। ये तो थी रीज़न कि ब्लो रूम जो है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ मशीन्स या मल्टीपल मशीन्स क्यों होती हैं, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल को ग्रेजुअली ओपन करना होता है, ग्रेजुअली इसको क्लीन करना होता है। तो उस मकसद के लिए ब्लो रूम की फ़र्स्ट मशीन से लेके आखिरी मशीन तक इस पूरे प्रोसेस को सेपरेट किया जाता है। अब ब्लो रूम के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ब्लो रूम इट कंट्रीब्यूट्स 5 to 10% ऑफ द टोटल रिंग स्पिनिंग प्लांट कॉस्ट, यानी रिंग स्पिनिंग का जो पूरा प्लांट होता है उसमें ब्लो रूम की जो कॉस्ट होती है वो पूरी कॉस्ट का तकरीबन 5 से 10% होती है। उसके बाद ब्लो रूम में चूँकि जो फाइबर आते हैं, जो कंप्रेस्ड बेल्स आती हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हमने ब्लो रूम के अंदर रिमूव करना होता है। तो ब्लो रूम के अंदर हम वेस्ट रिमूव करते हैं फाइबर में से। तो वो जो वेस्ट होती है उसका 50 to 60% यानी हाफ़ या मोर देन हाफ़ ब्लो रूम की जो वेस्ट है वो
फाइबर्स उसमें होते हैं, यानी यूज़फुल फाइबर्स भी उसमें वेस्ट के साथ जाते हैं। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, क्योंकि जो यान मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, यान की कॉस्ट के अंदर 50 to 60% जो शेयर होता है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का शेयर होता है। तो रॉ मटेरियल चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो जब ब्लू रूम के वेस्ट के अंदर मोर देन 50% गुड या यूज़फुल फाइबर्स जाएंगे, तो ब्लू रूम के फीचर्स में से एक फ़ीचर ये होता है कि अच्छा ब्लू रूम इस गुड फाइबर जो लॉस है उसको कम करता है और ट्रैश रिमूवल को मैक्सिमाइज़ करता है। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि ब्लो रूम होता क्या है। रिंग स्पिनिंग के अंदर पहला डिपार्टमेंट होता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ मशीन्स इसके अंदर होती हैं, सीरीज़ ऑफ मशीन्स होती हैं एक मशीन से। और ब्लो रूम को ब्लो रूम कहते क्यों हैं? ब्लो रूम को ब्लो रूम इसलिए कहते हैं कि ब्लो रूम के अंदर एक मशीन से लेके दूसरी मशीन तक जो मटेरियल या फाइबर का ट्रांसफ़र है वो एयर करंट्स के ज़रिए से होता है। एयर ब्लो करती है, इसकी वजह से होता है। तो इस वजह से इसका नाम, एयर ब्लो करने की वजह से इसका नाम ब्लो रूम है कि मशीन टू मशीन जो फाइबर ट्रांसफ़र है वो एयर करंट्स के ज़रिए से होता है। अब ब्लो रूम के अंदर जो हम ग्रेजुअल ओपनिंग और ग्रेजुअल क्लीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ब्लो रूम के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ मशीन्स रखी जाती हैं, तो इस ब्लो रूम से हम टोटल कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं कि ब्लो रूम को जब हम मटेरियल फीड करें और उससे जो हमें मटेरियल मिले, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें तब तक हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं फाइबर के हवाले से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं कि ब्लो रूम को ब्लो रूम इसलिए कहते हैं कि चूँकि पहले तो इसकी वजह बताई गई है कि ब्लो रूम को ब्लो रूम कहते क्यों हैं, चूँकि एयर फ्लो कर रही होती है तो इसलिए ब्लो रूम का नाम ब्लो रूम रखा गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि हमें मटेरियल की अपने फाइबर्स की ओपनिंग करनी होती है, क्योंकि हमने देखा अभी कि ब्लो रूम के अंदर जो फाइबर्स आते हैं वो कंप्रेस्ड बेल्स की फॉर्म में आते हैं। उन कंप्रेस्ड बेल्स से धागा बनाने के लिए या यान बनाने के लिए उन फाइबर्स की ओपनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लो रूम इज़ के मटेरियल की या फाइबर्स की ओपनिंग की जाए। उसके बाद चूँकि जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, खेतों से आती है, फार्मर पिक करते हैं, मज़दूर लेबर पिक करती है, फिर उस पिकिंग के दौरान उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जो कि जिनका जिनका ज़िक्र आगे भी आएगा। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव ब्लो रूम का ये है कि मटेरियल की क्लीनिंग कर दी जाए, फाइबर्स को क्लीन किया जाए। मोस्ट ऑफ द जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसी स्टेज के ऊपर यानी ब्लो रूम के अंदर ही उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर जो डस्ट रिमूवल है, इसके अंदर फाइबर्स के अंदर डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस डस्ट को भी मैक्सिमम हद तक इसके अंदर रिमूव किया जाए। अगला जो ऑब्जेक्टिव है या मकसद है जो हम ब्लो रूम से हासिल करना चाहते हैं वो ये कि फ़ाइबर्स को अच्छे तरीके से मिक्स और ब्लेंड कर लिया जाए, ताकि होमोजीनियस फाइबर या होमोजीनियस हमारे पास रॉ मटेरियल आए, जिससे जब हम यान बनाएं या धागा बनाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म हों। एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो रेगुलराइजेशन है कि मटेरियल को रेगुलराइज किया जाए, यानी कि ब्लो रूम की जो पुराना ब्लो रूम होता था उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आती थी वो लैब की होती थी, तो लैब हमारे पास यूनिफॉर्म आए। फिर उसके बाद जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो लैब फॉर्मेशन का है या इवन फीड टू द कार्ड मशीन है कि हमने ब्लो रूम की जो फीड कार्ड मशीन को देनी है वो इवन फॉर्म में देनी है। अगर लैब देनी है तो लैब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लैब यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो कि कहीं से थिक है कहीं से थिन है। और अगर हमने आजकल जो मॉडर्न ब्लो रूम्स हैं जो कि शूट फीड सिस्टम के ज़रिए से ओपन फाइबर्स कार्ड डिपार्टमेंट जो कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट है उसको फीड करते हैं, तो वो जो फीड है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये जो रेगुलराइजेशन का अमल है ये भी ब्लो रूम की मुख्तलिफ मशीन्स के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से, लिमिट स्विचेस के ज़रिए से, स्विंग डोर्स के ज़रिए से हो रहा होता है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या टास्क्स हैं जो ब्लो रूम को करने पड़ते हैं या जो हम ब्लो रूम से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं, इनकी डिटेल नेक्स्ट आ रही है यहाँ पे। तो ओपनिंग क्यों ज़रूरी है? ओपनिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये चूँकि कंप्रेस्ड बेल्स होती हैं उनको उनको ओपन फॉर्म में लाना होता है। तो ओपनिंग इस तरीके से ब्लो रूम के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन है जो होता है। ओपनिंग इज़ अ फर्स्ट ऑपरेशन विद इन द ब्लो रूम in which the goal is always a high degree of openness with gentle fiber treatment and less good fiber loss। तो जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ब्लो रूम के अंदर क्लीनिंग करते हुए बहुत सारे अच्छे फाइबर भी लॉस कर जाते हैं,
तो ब्लो रूम का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ओपनिंग करनी है, ओपनिंग के साथ साथ क्लीनिंग करनी है, लेकिन लेस जो गुड फाइबर का लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है, और ओपनिंग करते हुए जो फाइबर को ट्रीटमेंट देनी है वो भी जेंटल देनी है, इतनी सीवियर ट्रीटमेंट नहीं देनी कि फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए या फाइबर डैमेज होना शुरू हो जाए, फाइबर ब्रेक होना शुरू हो जाए। तो जो ओपनिंग है वो जब हम कंप्रेस्ड बेल से या जो बेल्स जिनिंग फैक्ट्री से जो आती हैं उनसे जब हम निकालते हैं तो फाइबर को दो तरीके की ओपनिंग होती है। एक तो ये कि जो टफ्ट लेवल तक की या फ्लॉक्स लेवल की ओपनिंग, जिसमें हम फाइबर को जब ओपन करते हैं तो छोटे छोटे फ्लॉक या टफ्ट लेवल तक की ओपनिंग करते हैं। और एक होती है ओपनिंग जिसमें हम फाइबर लेवल तक की ओपनिंग अचीव कर लेते हैं कि एक फाइबर को दूसरे फाइबर से जुदा कर देते हैं। तो ये जो दोनों तरह की ओपनिंग है, इसमें जो ओपनिंग टू द फ्लॉक्स या ओपनिंग टू द टफ्ट लेवल है वो होती है ब्लो रूम के अंदर, और जो ओपनिंग टू इंडिविजुअल फाइबर्स या फाइबर टू फाइबर लेवल तक की ओपनिंग है वो इससे जो अगला डिपार्टमेंट है वो कार्ड डिपार्टमेंट उसके अंदर होती है। तो ब्लो रूम के अंदर टफ्ट लेवल की या फ्लॉक लेवल की ओपनिंग होती है, लेकिन ये जो फ्लॉक होता है या टफ्ट होता है फाइबर्स का, इसका साइज़ इतना रिड्यूस हो जाता है कि ये तकरीबन 0.1 मिलीग्राम तक का जो टफ्ट है जो वो बन जाता है, जो बज़ाहिर ऐसे ही फील होता है जैसे फाइबर बहुत हद तक ओपन हो चुके हैं। अब फाइबर ओपनिंग करते हुए या तो हम न्यू फाइबर सर्फेसेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक बड़ा टफ्ट होता है फाइबर्स का, उसको छोटे छोटे टफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो न्यू सर्फेसेस क्रिएट होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इंडिविजुअल जो टफ्ट्स होते हैं उनका फाइबर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया जाए, क्योंकि जब वो ओपन फॉर्म में नहीं है तो उनका वॉल्यूम कम है, जब उनको ओपन किया जाता है तो उनका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कंप्रेस्ड बेल को अगर आप ओपन करें तो उसका जो वॉल्यूम है, पहले वो जब कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो वो उसका एक लिमिटेड वॉल्यूम है, लेकिन अगर आप उसको ओपन कर दें तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन के वो एक बेल एक रूम से भी ज़्यादा स्पेस ले सकती है जब वो ओपन हो। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है क्लीनिंग, तो क्लीनिंग सबसे पहले ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कॉटन नेचुरल फाइबर है, खेत से आती है, फॉर्म से फार्मर पिक करता है, तो इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिनमें एक इम्प्योरिटी वेजिटेबल मैटर है कि इसके अंदर वेजिटेबल मैटर होता है, जैसे कि हस्क पोर्शन हो गया, सीड के फ्रेगमेंट्स हो गए, स्टेम के फ्रेगमेंट्स के पौधे का जो स्टेम है, तना है, उसके फ्रेगमेंट्स, पत्तों के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो, या फिर खेत में मौजूद दूसरी तरह के जो वुड फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर मिनरल मटेरियल भी एज इम्प्योरिटी इसमें शामिल हो सकता है, जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड और डस्ट पिक्ड अप इन ट्रांसपोर्ट, या वो डस्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फाइबर पिक कर लेते हैं। फिर स्टिकी कंटामिनेशंस हो सकती हैं, जिसमें हनी ड्यू है, इंसेक्ट शुगर या ग्रीस ऑयल एडिटिव्स वगैरह हो सकते हैं, जो जिनिंग फैक्ट्री से भी ऐड हो सकते हैं। फिर अदर फॉरेन मैटर यानी कि मेटल फ्रेगमेंट्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, क्लॉथ फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि जो इसका पैकिंग मटेरियल होता है वो अगर फैब्रिक से बना है तो उस फैब्रिक के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, पैकिंग मटेरियल जो है उसके फ्रेगमेंट्स जो भी हो वो इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो इम्प्योरिटी है उसका साइज़ क्या है। जनरली अगर इम्प्योरिटीज़ का साइज़ मोर देन 500 माइक्रोमीटर हो, यानी कि बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हों, तो इनको ट्रैश कह दिया जाता है, और 50 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक की जो डायमेंशन की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको इस फाइन साइज़ में उनको डस्ट कह दिया जाता है, और 15 से 50 माइक्रोमीटर की इम्प्योरिटीज़ को माइक्रो डस्ट कहते हैं, और फिर इससे नीचे जो 15 माइक्रोमीटर से कम की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इतने फाइनर साइज़ में, उनको ब्रीदेबल डस्ट कहते हैं, कि ये ऐसी डस्ट होती है कि मशीन पे खड़े अगर ये बाहर इन्वायरमेंट में आ रही हो तो जो ऑपरेटर होता है या लेबर होती है वो इसको इनहेल भी कर सकती है। तो इसलिए मशीनों का जो डिज़ाइन है आजकल वो बड़ा क्लोज्ड बनाया जाता है, और डस्ट की जो बाहर आने के चांसेस हैं ताकि कम से कम हो सकें। तो चूँकि अब इतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ कॉटन के अंदर जो कि नेचुरल फाइबर है मौजूद होती हैं, तो इन इम्प्योरिटीज़ का यान बनाते हुए इनको रिमूव करना ज़रूरी है। तो ब्लो रूम के अंदर सबसे दूसरा अहम ऑब्जेक्टिव है वो ये ओपनिंग के बाद क्लीनिंग होता है। जहाँ भी ओपनिंग होगी वहाँ ये क्लीनिंग का एक्शन साथ साथ होगा। तो क्लीनिंग है क्या? क्लीनिंग इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड ट्रैश बाई मैकेनिकल मीन्स।
कि जो क्लीनिंग है वो अनवांटेड मटेरियल जो फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं उनको रिमूव करना है। फाइबर से ये जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं, ये फाइबर की या टफ्ट्स की जो सरफेसेस होती हैं वहाँ से रिमूव होती हैं। कि जैसे फाइबर का जो फ्लॉक है या टफ्ट है या गुच्छा है, जैसे जैसे वो छोटा होता जाता है उसकी एक टफ्ट छोटे टफ्ट्स में कन्वर्ट होता है, न्यू सरफेसेस क्रिएट होती हैं, तो वो सरफेसेस से इम्प्योरिटीज़ लिबरेट होती हैं, रिमूव होती हैं, नीचे गिरती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग ज़्यादा क्लीनिंग अचीव करने के लिए ओपनिंग ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ओपनिंग होती जाती है मटेरियल की, उसके नतीजे में न्यू सरफेसेस क्रिएट होती हैं, तो नई बनने वाली सरफेसेस से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होती जाती हैं। जो टफ्ट के अंदर, गुच्छे के अंदर इंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इंट्रैप ही रहती हैं जब तक कि टफ्ट का साइज़ कम ना हो जाए और टफ्ट छोटा ना हो जाए। तो ब्लोरूम जो है वो 40 से 70% जो इम्प्योरिटीज़ है वो कॉटन के अंदर ही, इसके अंदर रिमूव हो सकती हैं। यह डिपेंड करता है मशीनों की सेटिंग क्या है, जो फीड मटेरियल है आपका जो कॉटन है उसके अंदर ट्रैश का कंटेंट कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर मशीन की सेटिंग्स के अंदर ट्रैश इन दी फीड मटेरियल के अंदर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसी वजह से ये रेंज इतनी ज़्यादा वाइडर है। तो जो हाफ ऑफ द ब्लोरूम लाइन है, हाफ ऑफ द जो ब्लोरूम लाइन की जो वेस्ट है वो फाइबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया। तो इसलिए जो मशीन की सेटिंग्स हैं उनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि गुड फाइबर लॉस कम से कम हो, इम्प्योरिटीज़ मैक्सिमम एलिमिनेट हों, और जो रॉ मटेरियल है नेक्स्ट प्रोसेसेस के लिए उसकी अच्छी क्वालिटी हमें मिले। इसके साथ साथ जो क्लीनिंग डिग्री है कि कितनी ट्रैश मटेरियल के अंदर थी और कितनी रिमूव हुई, ये क्लीनिंग डिग्री डिपेंड करती है कि मटेरियल के अंदर ट्रैश कितनी आई थी। अगर तो मटेरियल पहले ही, यानी रॉ मटेरियल या फाइबर आपके पहले ही अच्छे ग्रेड के हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम हैं, तो अगर पहले ही कम इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे उतना ज़्यादा साथ में गुड फाइबर का लॉस भी होगा। तो जो अगर ट्रैश ज़्यादा है तो वो फीड मटेरियल के अंदर, तो वो कुदरती तौर पे ब्लोरूम के अंदर जो परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रैश है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि हर मशीन के अंदर एक ऑप्टिमम सेटिंग होती है जहाँ पे कि मैक्सिमम ओपनिंग और क्लीनिंग हो रही होती है, और मिनिमम जो गुड फाइबर लॉस है वो या डैमेज है वो हो रहा होता है। अब चूँकि इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए ओपनिंग की ज़रूरत होती है, ओपनिंग से न्यू सरफेसेस क्रिएट होती हैं, वहाँ से इम्प्योरिटीज़ लिबरेट होती हैं, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग जो है वो क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसका ये भी मतलब है फिर कि ओपनिंग के लिए अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ओपनिंग एक्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो क्लीनिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर क्लीनिंग ज़्यादा होगी तो इसके साथ साथ जो फाइबर डैमेज है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीटर के मैनुअल ऑफ मोस्ट ऑफ द जो डाटा है इस इन स्लाइड्स के अंदर, वो रीटर का जो मैनुअल ऑफ रिंग स्पिनिंग है उससे लिया गया है। तो वहाँ से ये ग्राफ लिया गया है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ क्लीनिंग अगर ज़्यादा होती है, वैसे वैसे फाइबर लॉस या फाइबर डैमेज भी ज़्यादा होती है। ये जो डार्क ब्लू कलर है ये फाइबर लॉस को ज़ाहिर कर रहा है। तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, ऑपरेटिंग इंटेंसिटी के बाद, जो फाइबर लॉस है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर एक हद से ज़्यादा ओपनिंग करनी शुरू कर दें तो आल्दो के क्लीनिंग ज़्यादा होती है, लेकिन गुड फाइबर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फाइबर लॉस के साथ साथ जो नेप फॉर्मेशन है ब्लो रूम में, चूँकि एयर करंट्स का एक्शन हो रहा होता है, तो एयर करंट्स से जब हम फाइबर को कैरी करते हैं तो नेप्स भी जनरेट होते हैं। नेप कहते हैं छोटे छोटे इंटेंगल्ड फाइबर्स को नेप्स कहते हैं। फाइबर जब इंटेंगल हो जाते हैं तो जो नेप फॉर्मेशन होती है वो भी ऑपरेटिंग इंटेंसिटी के साथ साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ऑपरेटिंग इंटेंसिटी या ओपनिंग इंटेंसिटी या मैकेनिकल एक्शन की सिविरिटी बढ़ती है तो फाइबर का जो डैमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक ऑप्टिमम विंडो होती है इन सारे केसेस में, जहाँ पे कि क्लीनिंग मैक्सिमम हो और फाइबर लॉस, नेप फॉर्मेशन और फाइबर डैमेज जो है वो मिनिमम हो। ये हर मशीन की जो सेटिंग, ब्लो रूम के अंदर हर मशीन की सेटिंग इस हिसाब से की जाती है ताकि उस मशीन के की जो का जो ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग या क्लीनिंग का वो मैक्सिमम अचीव हो, और उसके साथ साथ जो नेगेटिव्स हैं यानी फाइबर लॉस है, नेप फॉर्मेशन है, फाइबर डैमेज है, वो मिनिमम हो।
अब जब हम क्लीनिंग की बात करते हैं तो क्लीनिंग के हवाले से दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक क्लीनिंग डिग्री की, एक क्लीनिंग एफिशिएंसी की। क्लीनिंग डिग्री ये होती है कि फीड मटेरियल के अंदर ट्रैश थी कितनी और वो ट्रैश रिमूव कितनी हो गई। इसको जब हम परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लीनिंग डिग्री। ए रेशो ऑफ ट्रैश रिमूव्ड टू द ट्रैश इन द फीड मटेरियल, कि फीड मटेरियल में कितनी थी और रिमूव कितनी होगी। मिसाल के तौर पे ट्रैश जो रिमूव की वो 2.8% थी और जो फीड मटेरियल में बेल के अंदर आई वो 4% थी, तो जो क्लीनिंग डिग्री है वो इस फार्मूले के हिसाब से फिर 70% होगी, यानी कि ब्लो रूम ने 70% तक मटेरियल को क्लीन कर दिया। दूसरा है क्लीनिंग एफिशिएंसी। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि जो ब्लो रूम के मुख्तलिफ मशीनों के अंदर जो वेस्ट निकलती है उस वेस्ट में इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ गुड फाइबर्स भी होते हैं, तो जो टोटल वेस्ट है वो फिर ट्रैश या इम्प्योरिटीज़ प्लस गुड फाइबर्स या फाइबर्स ये मिला के टोटल वेस्ट बनती है। तो अब इस टोटल वेस्ट में से ट्रैश कितनी है ये इसको ज़ाहिर किया जाता है क्लीनिंग एफिशिएंसी के तौर पे, कि क्लीनिंग एफिशिएंसी किसी मशीन की या पूरे ब्लो रूम की क्या है, कि ब्लो रूम ने या किसी मशीन ने टोटल वेस्ट निकाली कितनी है, उस वेस्ट में से फाइबर कितने हैं और ट्रैश कितनी है, एक्चुअली ट्रैश कितनी है, वो जो ट्रैश रिमूव्ड है उसकी रेशो टू द टोटल वेस्ट रिमूव्ड, इसको जब हम एज अ परसेंटेज इसका लेते हैं तो इसको क्लीनिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो ब्लो रूम के अंदर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ मशीनों के अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको ग्रिड्स कहा जाता है। ये ग्रिड्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ये मुख्तलिफ ओपनिंग, क्लीनिंग और फीडिंग जो डिवाइसेस हैं ब्लो रूम की मुख्तलिफ मशीनों के अंदर उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर ये जो ग्रिड्स हैं इनकी भी डिस्कशन आएगी। तो इन ग्रिड्स के ज़रिए से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव की जाती हैं। जनरली अगर जो फीड मटीरियल है उसके अंदर ट्रैश का जो कंटेंट है वो लेस देन 1.2% हो, यानी मटेरियल आपका जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा क्लीनर है, अच्छी ग्रेड की है, उसकी पहले उसके अंदर इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो ट्रैश रिमूव आप कर सकते हैं वो जनरली लेस देन 40% होती है, कि उसके अंदर के मटेरियल जो है कॉटन जो है वो ऑलरेडी अच्छी खासी हद तक क्लीनर है। तो वो जो ट्रैश मौजूद है वो अगर आप मैक्सिमम हद तक रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो फाइबर लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसमें जो ट्रैश होती है वो कम हद तक रिमूव होती है। अगर 1.3 से 2.0% तक हो तो जो ट्रैश मौजूद होती है वो 40 से 50% तक आप रिमूव कर सकते हैं, कि 100 में से 50% ऑफ द ट्रैश आप रिमूव कर दें। और फिर अगर 2.1 से 4% तक हो तो 50 से 60%, 4.1 से 7% तक इम्प्योरिटीज़, यानी कि इम्प्योरिटीज़ अगर ज़्यादा होती जाएँ तो जो ट्रैश रिमूवल है वो भी ज़्यादा होती जाती है। और अगर 7% से भी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हों तो जो ट्रैश मौजूद होती है वो 100 में से 60 से 75% तक की जो ट्रैश है वो आप रिमूव कर सकते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल के अंदर जैसे जैसे ट्रैश का कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे जो ब्लो रूम के अंदर वेस्ट की एक्सट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जाती है। अब ये जो ओपनिंग और क्लीनिंग हम ब्लो रूम के अंदर करते हैं ये किस लेवल तक की ओपनिंग और कितनी हमने क्लीनिंग अचीव करनी है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल इस इंट्रोडक्टरी कोर्स के स्कोप में नहीं है, लेकिन इन फैक्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहे हैं कि टाइप ऑफ ओपनिंग डिवाइस किस तरह की है। ओपनिंग डिवाइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ओपनिंग डिवाइस कितनी तरह की होती हैं। तो किस तरह की ओपनिंग डिवाइस है इस पर डिपेंड करेगी, उस ओपनिंग डिवाइस की स्पीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द मटेरियल, वो जो ओपनिंग डिवाइस है उसकी जो स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स हैं वो फाइबर्स के अंदर या मटेरियल के अंदर किस लेवल तक पेनिट्रेट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर टाइप ऑफ द फीड, कि आप किसी भी मशीन को मटेरियल किस अंदाज में फीड कर रहे हैं। स्पेसिंग ऑफ द फीड फ्रॉम द ओपनिंग डिवाइस, फिर वो जो डिवाइस जो मटेरियल को फीड कर रही है उसका डिस्टेंस जो ओपनिंग डिवाइस है उससे कितना है, यानी मशीन की सेटिंग। फिर जो टाइप ऑफ द ग्रिड वो डिवाइस जिससे इम्प्योरिटी रिमूव होती है वो किस तरह की है। एरिया ऑफ द ग्रिड सरफेस, उस ग्रिड का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। और ग्रिड की जो सेटिंग है, एयर फ्लो थ्रू द ग्रिड्स, यानी कि ग्रिड की स्पेसिंग, ग्रिड एलिमेंट्स की एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ सेटिंग या डिस्टेंस कितना है।
कंडीशन ऑफ प्री ओपनिंग के किसी मशीन के अंदर जो मटेरियल आया है उसकी ऑलरेडी प्री ओपन कंडीशन किस हद तक हो चुकी है। फिर आपने जो मशीन को वेब फीड की है या फाइबर फीड किए हैं उसकी थिकनेस कितनी थी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ओपनिंग और क्लीनिंग उस मशीन के अंदर किस लेवल की होगी। फिर मटेरियल थ्रूपुट यानी उस मशीन की प्रोडक्शन कितनी रखी हुई है, अगर कम है प्रोडक्शन तो ओपनिंग ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है उस मशीन के अंदर तो ओपनिंग या क्लीनिंग कम होगी। फिर नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्लो रूम के अंदर वो है डस्ट रिमूवल का, कि कॉटन के अंदर एज अ नेचुरल फाइबर बहुत सारी डस्ट और डर्ट वगैरह होती है, तो उस डर्ट और डस्ट को रिमूव करना भी ब्लो रूम के ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है। फाइबर्स में से डस्ट का जो रिमूवल है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लो रूम के अंदर हो रहा होता है। इनमें से एक मेथड ये है कि डस्ट रिमूवल के लिए पर्टिकुलर मशीन्स यूज़ की जाएँ, जो कि ब्लो रूम की जो सीक्वेंस ऑफ मशीन्स हैं, मुख्तलिफ मशीनें लगी हुई हैं, उनमें से एक मशीन डस्ट रिमूवल के लिए भी यूज़ की जाए। इसके अलावा जो डी डस्टिंग है वह ब्लो रूम के अंदर बाई एयर सक्शनिंग थ्रू आइदर बिटवीन द मशीन्स, के बिटवीन द मशीन्स जो एयर सक्शनिंग है उसके ज़रिए से की जाए, जैसे कि डस्ट केजेस होती हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है, डस्ट एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, और विद इन द मशीन बाई नॉर्मल एयर सेपरेशन, या एक मशीन के अंदर विद इन द मशीन जब फाइबर से एयर को सेपरेट करते हैं तो जहाँ भी फाइबर और मटेरियल फाइबर्स और एयर को सेपरेट किया जाएगा तो एयर अपने साथ फाइबर में मौजूद कुछ ना कुछ डस्ट जो है वो ले जाएगी। लेकिन ये चैलेंजिंग इसलिए होता है कि ये डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ फाइबर ओपनिंग क्या है। अगर तो फाइबर लेस हद तक ओपन है तो जो इंट्रैप्ड डस्ट है वो रिमूव नहीं होगी, वो जब एयर सक्शन के ज़रिए से रिमूव होने की कोशिश भी करेगी तो जो फाइबर्स हैं उनकी तरफ से एक फ़िल्टरिंग इफेक्ट आएगा और डस्ट पार्टिकल्स को अलहदा होने से जो फाइबर्स हैं वो रोक लेंगे। तो बेसिकली स्पिनिंग मिल के अंदर, रिंग स्पिनिंग के अंदर मुख्तलिफ मशीनों के अंदर डस्ट रिमूवल जो है वो हो रही होती है। जहाँ जहाँ पे फाइबर टू फाइबर या फाइबर टू मशीन फ्रिक्शन होगी वहाँ पे डस्ट रिमूवल होगी। इसके बाद एक और अहम ऑब्जेक्टिव ब्लो रूम के अंदर हम जो अचीव करना चाहते हैं वो है फाइबर्स को अच्छे तरीके से मिक्स या ब्लेंड कर लेना। अब ये जो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग है ये क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल जो फाइबर जो नेचुरल फाइबर्स हैं इनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। इन वेरिएशंस को कम करने के लिए होमोजीनियस मैस फॉर कंसिस्टेंट यार्न प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए हमें फ़ाइबर्स को ब्लेंड करना पड़ता है। और ये ज़रूरत इसलिए होती है कि नेचुरल फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। कंसिस्टेंट यार्न क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेने के लिए ये जो वेरिएशंस हैं नेचुरल फाइबर्स के अंदर उनको मिनिमाइज़ होना चाहिए। एक कॉटन फाइबर्स की एक लॉट बेल्स की एक लॉट दूसरी लॉट से मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी फाइबर्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है, फाइननेस डिफरेंट हो सकती है। तो जब डिफरेंट लॉट्स या डिफरेंट फॉर्म से कॉटन स्पिनिंग मिल के अंदर आती है तो एक अच्छी क्वालिटी का यार्न लेने के लिए इन मुख्तलिफ रीजन्स की या मुख्तलिफ क्वालिटीज़ को की फ़ाइबर को मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि रॉ मटेरियल के अंदर हम इंटेंशनली कुछ कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ वेस्ट फाइबर वगैरह यूज़ करें, तो वो जो वेस्ट फाइबर्स हैं उनको भी जो वर्जिन फाइबर्स हैं, न्यू फाइबर्स हैं, उनके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग है फिर ब्लो रूम के अंदर हम अचीव कैसे करते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि बेल लेआउट प्लान ऐसा बनाया जाए कि जो पहली मशीन है बेल ओपनिंग के लिए, जिसको ऑटोमेटिक बेल ओपनर भी कहते हैं, उसके नीचे जब हम बेल्स के को लेआउट करते हैं, एक पूरा प्लान बनाते हैं, तो वो बेल आपस में मिक्स कर दी जाती हैं कि जब बेल ओपनर उनमें से फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करे तो मुख्तलिफ बेल्स आपस में मिक्सड हों, तो जो बेल लेआउट प्लान है वहीं से ही फाइबर की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का काम शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर मशीन इस्तेमाल की जाए जो कि फ़ाइबर्स को मुख्तलिफ जो बेल से आने वाले फ़ाइबर हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फिर मशीन्स आपस में मिक्स या ब्लेंड कर दी जाती हैं। अब ये जो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग है ये दो टर्म्स हैं, इनमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग टेक्निकली इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है। मिक्सिंग इसको कहा जाता है कि अगर आप एक ही तरह के फ़ाइबर्स
को आपस में मिक्स करें तो उसको मिक्सिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कॉटन है, एक इजिप्शियन कॉटन है, एक पाकिस्तानी कॉटन है, तो दोनों कॉटन्स को जब आप आपस में मिक्स करेंगे तो टेक्निकली ये मिक्सिंग कहलाएगा कि कॉटन ही कॉटन के अंदर मिक्स हो रही है, एक पाकिस्तानी है एक इजिप्शियन है, लेकिन है दोनों कॉटन। तो एक ही काइंड के जो फाइबर्स हैं, एक ही तरह के फाइबर्स हैं, उनकी मिक्सिंग को मिक्सिंग कहा जाता है। ये फिर इसलिए नेसेसरी होता है कि नेचुरल फाइबर्स में लेंथ की, थिकनेस की, स्ट्रेंथ की, मेच्योरिटी, कलर, क्लीनलीनेस या मॉइस्चर वगैरह इनके डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए ये मिक्सिंग की जाती है। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इसको कहते हैं कि ब्लेंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। कि अगर आप दो मुख्तलिफ तरह के फाइबर्स को मिला रहे हैं, जैसे कि कॉटन को पॉलिएस्टर के अंदर मिक्स करना, तो फिर इसको मिक्सिंग की बजाय जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ब्लेंडिंग कहेंगे, कि आप एक फाइबर को दूसरी डिफरेंट तरह की फाइबर के अंदर ब्लेंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 60% कॉटन को 40% पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंड करना हो, मिक्स करना हो, तो इसको टेक्निकली ब्लेंडिंग कहेंगे। अब ये ब्लेंडिंग बड़ी होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि यान के अंदर या यान का जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर एक तरह के फाइबर किसी एक साइड पे एग्रीगेट हुए हों। मिसाल के तौर पे ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के अंदर आपको इमेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोर के अंदर एक तरह के फाइबर्स जमा हैं और उसके ऊपर एक और तरह के फाइबर्स जमा हैं। जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म ब्लेंड है, दरमियान वाली इमेज, इसमें एक साइड के ऊपर एक तरह का फाइबर जमा है और दूसरी साइड के ऊपर दूसरी तरह के फाइबर्स जमा हैं। जबकि ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर इमेज है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फाइबर टू फाइबर जो मिक्सिंग है या ब्लेंडिंग है, बड़े अच्छे तरीके से हुई है। इसको इंटीमेट ब्लेंडिंग कहते हैं, कि बड़े रैंडम तरीके से फाइबर्स जो है वो मिक्स हुए हैं इसके अंदर। अब एक और जो ऑब्जेक्टिव है ब्लो रूम का वो है रेगुलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि ब्लो रूम की जो आउटपुट है, यानी कि जो हमें लैब के ओल्डर जो ब्लो रूम लाइंस हैं उसके अंदर हमें ब्लो रूम की जो आउटपुट है वो लैब के फॉर्म में मिलती है, तो हमें रेगुलर लैब चाहिए होती है ताकि हम रेगुलर या यूनिफॉर्म यान लेने के लिए कार्ड को जो हम मटेरियल फीड करें वो भी यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जितनी कार्ड की फीड यूनिफॉर्म होगी वही यूनिफॉर्मिटी कार्ड के सलाइवर के अंदर ट्रांसफ़र होगी और वही फिर यूनिफॉर्मिटी आगे ट्रांसफ़र होगी सलाइवर की एंड तक, यान तक। तो किसी भी किस्म की जो इरेगुलरिटी होती है वो चाहे लैब के अंदर मौजूद हो या कार्ड की फीड के अंदर मौजूद हो, वो बिलाखिर सलाइवर को मुंतकिल होगी और सलाइवर के बाद रोविंग और फिर फाइनली वो यान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो रेगुलराइजेशन है ब्लो रूम के अंदर मटीरियल की, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ब्लो रूम के मुख्तलिफ मशीन्स के अंदर भी रेगुलराइजेशन को इंश्योर करने के लिए लिमिट स्विचेस लगे होते हैं, स्विंग डोर्स लगे होते हैं, जो कि मटेरियल को या उसकी जो नेक्स्ट मशीन को फीडिंग है उसको रेगुलराइज करते हैं। ओल्डर ब्लो रूम लाइन के अंदर जो पियानो मोशन का एक कॉन्सेप्ट था, जो मैकेनिज़्म लगा होता था, वो भी रेगुलर लैब बनाने के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन होती थी। एक आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्लो रूम से, जो हम लेना चाहते हैं कि मटेरियल को हमने जिस मैक्सिमम हद तक पॉसिबल था ब्लो रूम के अंदर ओपन भी कर लिया, जिस मैक्सिमम हद तक की क्लीनिंग मुमकिन थी वो भी कर ली, तो अब हमने इस ओपनड और क्लीन मटेरियल को इवन अंदाज में नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि कार्डिंग डिपार्टमेंट है उसको फीड करना है। अब ये जो फीडिंग है ये दो तरह की हो सकती है। जो पुराने ओल्डर ब्लो रूम लाइंस हैं जिनकी आउटपुट लैब होती थी उसमें हम लैब की फॉर्म में करते थे, तो उस केस में ये जो लैब नज़र आ रही है इसकी कोशिश की जाती थी कि ये लैब यूनिफॉर्म बने, यानी कि ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लैब इसकी जो थिकनेस है लैब की ये यूनिफॉर्म हो, कहीं पे वेरिएशंस ना हो कि कहीं से थिक लैब बनी है कहीं से थिन लैब है, तो ये जो अनइवननेस है ये आगे सलाइवर में ट्रांसफ़र होगी। या फिर ये कि जो न्यू ब्लो रूम लाइंस हैं उनमें जो शूट फीड सिस्टम है उसमें चूँकि ओपन फाइबर्स जो है वो ओपन फॉर्म में फीड होते हैं, तो वो जो फीड है रेगुलर टफ्ट फीडिंग वो कार्ड की मशीन के अंदर हो, जो कि शूट फीड सिस्टम के ज़रिए से होते हैं। तो इसका एक अपना मैकेनिज़्म होता है जो इंश्योर करता है, सेंसर्स लगे होते हैं कि अगर एक साइड पे मटेरियल कम है एक साइड पे ज़्यादा है, तो ये इसका इंटरनल मैकेनिज़्म जो शूट फीड सिस्टम होती है वो इंश्योर करता है कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कार्डिंग डिपार्टमेंट है उसको रेगुलर अंदाज में यूनिफॉर्म या इवन जो फीड है वो फीड रोलर को दी जाए, ताकि आगे टेकर इन जो नेक्स्ट कार्डिंग मशीन है वो
उस मटेरियल को प्रोसेस करे। तो ये तो था हमारी इस वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन ब्लो रूम के हवाले से, जिसमें हमने ब्लो रूम होता क्या है, इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो इन शॉर्ट हमने ये डिस्कस किया कि ब्लो रूम जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ मशीन्स हैं, एक सीरीज़ ऑफ मशीन्स का नाम है जो, और सबसे पहला डिपार्टमेंट है। इसको ब्लो रूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एयर करंट के ज़रिए से मटेरियल विद इन द मशीन या बिटवीन द मशीन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ओपनिंग, क्लीनिंग, रेगुलराइजेशन, यूनिफॉर्म फीड टू द कार्ड मशीन है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करते हैं ये हम, और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मशीन्स कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती हैं, यानी कि इन इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ब्लो रूम की मुख्तलिफ मशीन्स को हम किस अंदाज में मटेरियल फीड करते हैं, फिर वो कैसे कौन कौन सी डिवाइसेस उनको ओपन करती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो उनको क्लीन करती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।